कंडक्शन का। अब फोरियर लॉ में क्या है, फोरियर लॉ बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन ये बहुत बेसिक है। मैं जो भी आगे डेरिवेशन करूँगा उस हर डेरिवेशन के अंदर मैं फोरियर लॉ का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो इसको अभी अच्छे से समझ लेना, एक एक बात जो मैं इसकी बताऊँ ध्यान से सुन लेना, ठीक है। चले, तो फोरियर लॉ क्या कहता है, कंडक्शन के लिए पहली बात है, सिर्फ कंडक्शन के लिए, ठीक है। तो रेट ऑफ हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो का मतलब है हीट फ्लो, हीट जितनी फ्लो हो रही है डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। इसी के ऊपर ये बात करता है, यानी जूल पर सेकंड यानी वॉट, ठीक है। तो ये कहता है द रेट ऑफ हीट फ्लो, जो हीट जो फ्लो कर रही है, मान लो आपके पास एक होमोजीनियस सॉलिड है, क्या है, होमो HOMO, होमोजीनियस सॉलिड। होमोजीनियस सॉलिड क्या होता है, जिसके अंदर हर पॉइंट पर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो, P एंड C, जिसके अंदर हर पॉइंट पर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। जैसे कि मान लो आपके पास एक सॉलिड है, इसके ऊपर यहाँ इसका, इसकी जो प्रॉपर्टीज यहाँ पर है वही प्रॉपर्टीज यहाँ पर, मतलब यहाँ पर जो इसका, इसकी डेंसिटी है वही डेंसिटी अगर वहाँ हो, यहाँ पर जो जितने पार्टिकल्स इसके प्रेजेंट है उतने ही पार्टिकल्स अगर यहाँ प्रेजेंट हो, ठीक है। यहाँ पर जो इसका टेम्परेचर है वही टेम्परेचर अगर यहाँ हो, ठीक है। यहाँ पर जो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है, वो थर्मल कंडक्टिविटी है वही वहाँ पर हो, या फिर ऐसे कह सकता हूँ यहाँ पर जो इसका मेल्टिंग पॉइंट हो और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों जगह के अगर सेम, मतलब हर जगह की अगर यहाँ पर भी अगर कोई पॉइंट लो तो जो प्रॉपर्टीज यहाँ पर हो वही यहाँ पर हो, जो प्रॉपर्टीज यहाँ पर हो वही यहाँ पर, डेंसिटी सेम हो, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सेम हो, या और कोई प्रॉपर्टी जो हमारे दिमाग में आए, जैसे कि टेम्परेचर, या जो जितने पार्टिकल्स यहाँ प्रेजेंट है, डेंसिटी जो है पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स पर वॉल्यूम, पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय पर वॉल्यूम, वो हर जगह पर अगर सेम हो तो उसे बोलते हैं होमोजेनियस सॉलिड। यानी इन शॉर्ट वो सॉलिड जिसके अंदर हर पॉइंट पर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो उसे बोलते हैं होमोजेनियस सॉलिड, ठीक है। अब बात आती है आगे की कि होमोजेनियस सॉलिड है, फोरियर लॉ हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होता है। जैसे मान लो आपके पास एक सॉलिड है, उसके दो सरफेस है ऐसे और एक सरफेस है ऐसे, उनके बीच का गैप है ये, ठीक है। तो जो एक सरफेस से दूसरे सरफेस तक हीट जाएगी ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक चीज देता हूँ, ये आपका एक सॉलिड है मान, ठीक है। इसके मान लो जिस सर ये जो सरफेस आपको दिख रहा है, ये वाला जो आपके सामने, इस सरफेस से और एक सरफेस जो ये है जो मेरी तरफ है, इस सरफेस से इस सरफेस तक जो हीट जाएगी वो किस किस बात पे डिपेंड करेगी। द रेट ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम फेज 1 नाम देता हूँ, इसका नाम फेज 2 देता हूँ। फेज 1 से फेज 2 तक जो हीट जाएगी वो किस किस चीज पर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी एरिया ऑफ हीट फ्लो, मतलब जिस डायरेक्शन में हीट जा रही है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो एरिया, ये वाला एरिया, एरिया तो ये भी है, एरिया ये भी है, एरिया ये भी है, लेकिन वो वाला एरिया लेना जो हीट की फ्लो के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। हीट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है उस डायरेक्शन के जो एरिया परपेंडिकुलर है वो वाला एरिया लेना है। तो जितना ज्यादा एरिया होगा कंडक्शन के लिए अवेलेबल उतना ज्यादा हीट का फ्लो हो पाएगा, और जितना कम एरिया होगा उतना कम हीट का फ्लो हो पाएगा। द रेट ऑफ हीट फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द सरफेस perpendicular to the direction of heat flow, area of the surface perpendicular to the direction of heat flow, as well as the rate of heat flow is directly proportional to temperature gradient between the surface। दो जो सरफेस हैं इनके बीच में जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, इनके बीच में जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा ना उतनी ज्यादा हीट फ्लो करेगी, और जितना कम टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी कम हीट फ्लो करेगी। ये तो मैंने पहले डेफिनेशन बताया था। और इनके बीच का डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा दोनों सरफेस के बीच में, इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में, जिन दो के बीच में आपको हीट फ्लो करवानी है, इनके बीच में जितना ज्यादा गैप होगा, डिस्टेंस होगा, उतनी कम हीट फ्लो होगी, और जितना कम गैप होगा उतना ज्यादा हीट का फ्लो हो पाएगा। और टेम्परेचर का जो, टेम्परेचर को अगर आप डिवाइड करते हो लेंथ से या डिस्टेंस से तो टेम्परेचर ग्रेडियंट आता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट आता है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, ठीक है। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, ऐसे रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, उसे बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। जैसे हमने रेट एक फिक्स टर्म कर रखी है ना टाइम के लिए, ऐसे ही अगर हम ग्रेडियंट जो हमने टर्म फिक्स कर रखी है वो लेंथ के लिए, जब भी हम किसी चीज को लेंथ से डिवाइड करते हैं ना
तो हमें ग्रेडियंट यूज करना पड़ता है। तो ये क्या है, रेट ऑफ चेंज, ये है टेम्परेचर ग्रेडियंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, ये है टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। GRADIENT, ये डी है, ठीक है, GRADIENT, ठीक है। तो जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी dA dt by dx, अब डेफिनेशन में लिख दूंगा मैं, लिख लो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ हीट फ्लो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लिख सकते हो आप, द रेट ऑफ हीट फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया अवेलेबल फॉर कंडक्शन या एरिया ऑफ हीट फ्लो इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो and directly proportional to the temperature gradient between the surface for a homogeneous solid। मैं लिख भी देता हूँ अभी, बकायदा मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ बस पहले भी। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन आते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन आते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पर वो कांस्टेंट है k और माइनस साइन लगाएंगे, ठीक है। k है थर्मल कंडक्टिविटी, k को क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। अभी इसके बारे में भी सब कुछ पढ़ेंगे, इसका नाम है थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। के है थर्मल कंडक्टिविटी। और नेगेटिव साइन किसे लगाया है, नेगेटिव साइन ये बता रहा है हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाते हैं, या डिक्रीज इस डायरेक्शन में टेम्परेचर हो रहा होता है उस डायरेक्शन में हीट फ्लो करती है, ठीक है, समझ गए। चलो अभी आगे चलते हैं, इसके डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ फिलहाल के लिए फॉरियर लॉ की, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में तो आ गया होगा, बस मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ ताकि आप ढंग से लिख सको, और यही आपको अपने फाइनल एग्जाम में ये जो आपके सेशनल होते हैं उनमें लिख के आनी है। फॉर ए होमोजीनियस सॉलिड, फॉर ए होमोजीनियस सॉलिड द रेट ऑफ हीट फ्लो, द रेट ऑफ हीट फ्लो is directly proportional to the area of the surface, perpendicular to the direction of heat flow, perpendicular to the direction of heat flow, to the direction of heat flow as well as the temperature gradient between the surface, the temperature gradient between the surface, gradient between the surface, ठीक है। ये है फॉरियर लॉ की डेफिनेशन, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट या लिख सकते हो, नोट कर सकते हो इसको आराम से, ठीक है। और उसके बाद जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला क्या है, के माइनस क्यू इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर अगर टर्म डिफाइन करना चाहो तो ये है रेट ऑफ हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो। मैं बिल्कुल आराम से बढ़ा रहा हूँ, तो समझ लेना क्योंकि आगे इसका बहुत यूज आएगा। एरिया ऑफ हीट फ्लो, ठीक है, एरिया ऑफ द सरफेस लिखो, एरिया ऑफ सरफेस इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। जैसे कि अगर हीट इधर से आ रही है सामने से बिल्कुल कैमरे की तरफ से, तो ये एरिया है हीट फ्लो के लिए, जो हीट बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। जो समझ में आ गई। अब dt by dx क्या है, dt अगर कहा हो तो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सरफेस, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सरफेस, मतलब जिन दो सरफेस के बीच में हीट जा रही है, जैसे मान लो
एक ये मेरा एक हाथ है और एक ये मेरा दो हाथ है, ये दोनों एक दूसरे से किसी चीज से कनेक्टेड है, ऊपर मैंने मेटल लगा रखी है, बीच में कुछ लगा रखी है, तो इस सरफेस से इस सरफेस में हीट जा रही है ना, तो इनके बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो है dt, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दी सरफेसेस, बिटवीन दी टू सरफेसेस। ठीक है, आई होप आपको ये सब दिख रहा होगा। और dx क्या है? थिकनेस, मतलब दो सरफेसेस के बीच में गैप कितना है, थिकनेस ऑफ द होमोजेनियस सॉलिड या द डिफरेंस बिटवीन द टू सरफेसेस बिटवीन विच द हीट इज फ्लो। तो इसको लिख देता हूं मैं थिकनेस ऑफ होमोजेनियस सॉलिड, मोटाई एक तरह से, थिकनेस ऑफ HS होमोजेनियस सॉलिड। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आपको कंप्लीट हो गया। के क्या है? के थर्मल कंडक्टिविटी है, ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी, ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी। जिस भी बॉडी के हीट फ्लो के बारे में, जिस भी बॉडी के अंदर हम कंडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, उसी बॉडी की ये प्रॉपर्टी है। मतलब इससे हमें पता चलेगा कि किस बॉडी से हीट का फ्लो ज़्यादा हो सकता है, किस बॉडी से हीट का फ्लो कम हो सकता है। इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा आएगी हीट का फ्लो उतना ज़्यादा आएगा, जितनी कम आएगी हीट का फ्लो उतना कम होएगा। ठीक है, और ये कई चीज़ों पर डिपेंड करती है। ये डिपेंड करती है कि बॉडी में मॉइस्चर कंटेंट कितना है, मॉइस्चर कंटेंट कितना है। ठीक है, ये डिपेंड करती है डेंसिटी क्या है मटेरियल की, डेंसिटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये डिपेंड करती है ऑपरेटिंग कंडीशंस पर, मतलब P&T, प्रेशर और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है बॉडी की। ठीक है, ये मॉइस्चर कंटेंट पर डिपेंड करती है, डेंसिटी पर डिपेंड करती है, प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इसके अलावा ये डिपेंड करती है सब्सटेंस के मटेरियल पर, मटेरियल ऑफ सब्सटेंस, मटेरियल ऑफ बॉडी या फिर मटेरियल ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी आयरन की है या कॉपर की है या डायमंड है वो या स्टील की, मतलब किस मटेरियल की बनी हुई है उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, अगर के की डेफिनेशन आप बनाना चाहो तो के की यूनिट क्या आएगी यहाँ से, के की यूनिट क्या आएगी, चलो के की यूनिट निकालते हैं पहले। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी यूनिट यहीं से निकाल लो, जिस भी चीज़ की यूनिट निकालनी हो ना आपको बस उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको के का फॉर्मूला पता है, के इसी फॉर्मूले से निकाल लो, के को एक तरफ रहने दो, बाकी सारी चीज़ों को एक तरफ ले जाओ। देखो हाँ, ये एक बात और ध्यान रखना, ये dt बाई dx आएगा ना, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। उससे क्या फायदा होगा? उससे क्यू पॉजिटिव, जब ये चीज नेगेटिव आएगी तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई तो पॉजिटिव आ जाएगा, इससे क्यू पॉजिटिव आएगा। ठीक है, हाँ, तो के की यूनिट क्या आएगी, के को यहाँ रहना तो बाकी सब पे ले जाओ, माइनस साइन को भूल जाओ, ए नीचे आ जाएगा, dt अपॉन dx नीचे आ जाएगा। के क्योंकि यूनिट क्या है? वोल्ट, ए की यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट क्या है? केल्विन या डिग्री सेल्सियस, या खाली डिग्री लिख लो, डिग्री में सेल्सियस भी आ गया, केल्विन भी आ गया, फारेनहाइट भी आ गया, रैंकिन भी आ गया। ठीक है, और थिकनेस की यूनिट भी मीटर ही होगी, ऐसा यूनिट लिख रहा हूँ मैं, ऐसे यूनिट, मीटर से मीटर कैंसिल, देखिए आगे के की यूनिट यहाँ से देख लो, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के क्या आगे बेटा? वाट अपॉन मीटर पर डिग्री, वाट पर मीटर पर डिग्री, वाट डिवाइडेड बाय मीटर डिवाइडेड बाय केल्विन या डिवाइडेड बाय डिग्री सेल्सियस या डिवाइडेड बाय डिग्री फारेनहाइट या डिग्री रैंकिन, जो भी है। अब के की डेफिनेशन भी यहीं से बना हुआ है, जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं वो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब एरिया अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर ले लूँ, dt बाई dx अगर मैं 1 ले लूँ, टेम्परेचर ग्रेडियंट भी अगर मैं 1 ले लूँ, मतलब 1 केल्विन पर मीटर, तो के किसके इक्वल आ जाएगा? क्यू के, ये 1 तो के क्यू के इक्वल आ गया। यानी थर्मल कंडक्टिविटीज मे बी डिफाइंड एज द हीट फ्लो, या थर्मल कंडक्टिविटीज मे बी इज इक्वल टू रेट ऑफ हीट फ्लो when area of the surfaces is taken as 1 meter square and the temperature gradient is also taken as 1, या फिर the rate of heat flow, the thermal conductivity is maybe is equal to, thermal conductivity rate of heat flow के इक्वल आ जाएगी। कब? जब मैं सरफेस का एरिया 1 मीटर स्क्वायर लूंगा और टेम्परेचर ग्रेडियंट
1 लूंगा या 1 कैलन पर मीटर लूंगा, दोनों यूनिट ही लूंगा, दोनों के दोनों 1 लूंगा, ठीक है। जैसे डेफिनेशन लिखता हूँ, ठीक है। आई होप मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ क्योंकि ये बहुत बेसिक है, आपको काम आएगी। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब K is may be defined as the rate of heat flow when area and temperature gradient is taken as 1. Temperature gradient is taken as 1. बस बहुत है इतना, ठीक है। और यहाँ तक बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल अच्छे से कर लेना, ठीक है। और अगर ये समझ में आ गया है तो लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, आपके वजह से औरों के काम आएगा, ठीक है। बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में करके पूछ लो, कमेंट करके पूछ सकते हो, किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो वीडियो बता दो, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय।